Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Prodex Adda. दोस्तों आज हमारी क्लास नंबर 3 है चैप्टर 1 की, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अपने पास कि प्रीवियस ईयर क्या होता है और असेसमेंट ईयर क्या होता है। और इवन हम ये भी देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी इनकम्स होती हैं जिसके बारे में एसएससी बताने की कोशिश तो नहीं करता, बट डिपार्टमेंट जान जाती है कि आपकी हाँ ये कोई इनकम है तो उस पर टैक्स किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है। यानी ये सारी चीजें पढ़ने वाले आज की वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर। मेक श्योर दोस्तों आपने हमारी पिछली वीडियो लेक्चर सीरीज देख ली होगी, उसके बाद ही आप लेक्चर नंबर 3 पर आए, क्योंकि हर चीज बड़ी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर चलेंगी। अगर लेक्चर 1 और 2 नहीं देखा तो 3 में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो मेक श्योर आपने लेक्चर 1 और 2 पूरा कंप्लीट देखा हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों याद होगा लास्ट क्लास के अंदर नहीं लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने अपने पास सेक्शन नंबर 4 दैट इज कॉल्ड बी चार्जिंग सेक्शन हमने किया था, और उस चार्जिंग सेक्शन के 4 में से एक पॉइंट पर हमने डिटेल डिस्कशन कर ली थी कि पर्सन क्या होता है। और आज की क्लास में हम उसी डिटेल डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सेक्शन नंबर 4 लिखूंगा सो दैट हम ये जान पाएंगे कि आज की क्लास में सेक्शन 4 के कौन से वाले पॉइंट पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन नंबर 4 इज कॉल्ड बी चार्जिंग सेक्शन। मैं यहां पर लिख रहा हूं। अब क्योंकि लास्ट क्लास आप देख चुके हो तो आपको पता होगा सेक्शन नंबर 4 क्या बोलता है, याद है? तो आप एक बार मेरे साथ देखना और क्या आपको रिकॉल हो रही चीजें। आओ देखो, हम यहां पर करते हैं सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 इज कॉल्ड चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। बोलो समझ आया कि इनकम टैक्स का क्या है, बताओ? चार्जिंग सेक्शन है। ठीक है, अब बताइए चार्जिंग सेक्शन की शुरुआत कहां से होती थी? दैट ईच एंड एवरी पर्सन आर लायबल। याद आ रहा है? यस सर, बिल्कुल हमें याद आ रहा है। तो यहां पर हम लिखेंगे ईच एंड एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी पर्सन लायबल, लायबल to pay income tax on his or her total income, total income earned, total income earned during the previous year, during the previous year at the rate prescribed, at the rate prescribed for the year, prescribed for the year by the Finance Act, by the Finance Act or Income Tax Act 1961। ठीक है, ये था हमारा चार्जिंग सेक्शन। अब इस पर मैं आज ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करूंगा बिकॉज ये चीज हम ऑलरेडी कल कर चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको एक डेमो के तौर पे बता देता हूं। सेक्शन नंबर 4 इज कॉल्ड बी चार्जिंग सेक्शन, जो हमको ये बताता है कि इनकम टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। ये चीज डिसाइड करने वाला है हमारा सेक्शन नंबर 4, जो हम पर चार्ज क्रिएट करता है कि आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। लिखा हुआ है कि हर और प्रत्येक इंसान को, पर्सन को लायबल देना पड़ेगा क्या? इनकम टैक्स, जो उसने इनकम अपनी कमाई है, टोटल इनकम अर्न ड्यूरिंग, कब कमाई है? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में कमाई है। एट द रेट, किस रेट पर देना पड़ेगा? जो प्रेस्क्राइब्ड यानी डिफाइन किया गया है फॉर द ईयर, उस साल के लिए, उस साल के लिए जो भी फाइनेंस एक्ट आया, उस साल के लिए जो फाइनेंस एक्ट आया उसमें जो रेट दे रखा है उस रेट से टैक्स होगा, और या फिर इनकम टैक्स एक्ट 1961 में लिखे हुए रेट के अकॉर्डिंग होगा। दिस इज योर सेक्शन नंबर 4। और आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि इस सेक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? वो थी कि ये जो इनकम टैक्स है, एक हमने पर्सन को देखा था और एक हमने प्रीवियस ईयर को देखा था, टोटल इनकम को देखा था। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी थी, मतलब ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट थी। नंबर 1 इज पर्सन, फिर इनकम टैक्स, और इसके बाद टोटल इनकम। ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें जिस पर हम डिटेल डिस्कशन इसी चैप्टर के अंदर करेंगे। और एक है आपका ये प्रीवियस ईयर। तो अभी आज मैं आपको जो है वो प्रीवियस ईयर पर डिस्कशन कराऊंगा
कि प्रीवियस ईयर क्या होता है, इसका क्या रियल मीनिंग होता है इनकम टैक्स में। क्योंकि जब हम इंग्लिश मीनिंग या इंग्लिश डिक्शनरी देखेंगे तो प्रीवियस ईयर का मतलब होता है पिछला साल, जबकि यहां पर ऐसा नहीं होता। यहां पर हाँ बोल सकते हो आप पिछला साल, बट थोड़ा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से पिछला साल नहीं बोला जाता है, इसका मीनिंग थोड़ा सा अलग होता है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कोई भी बात अगर होगी तो वो कहीं ना कहीं एक्ट के किसी ना किसी सेक्शन में लिखी होगी, वहां पर उसको डिफाइन किया होगा सो दैट हम अपनी इंटरप्रिटेशन को अच्छे तरीके से कर पाए। तो प्रीवियस ईयर को भी इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन किया गया है, और इसको डिफाइन सेक्शन 2 में नहीं किया गया। सेक्शन 2 में तो जनरल डेफिनेशंस आती हैं, कुछ स्पेशल डेफिनेशन सरकार अलग से सेक्शंस के अंदर भी डिफाइन कर सकती है, और जो इसका सेक्शन है दैट इज सेक्शन नंबर 3। क्या है बताओ? सेक्शन नंबर 3 किसका? प्रीवियस ईयर का। तो अब हम डिस्कशन करें, मतलब आज का लेक्चर हमारा यही है कि प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, और इससे रिलेटेड कुछ केस स्टडीज। ठीक है, चलिए देखिए। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा सेक्शन नंबर 3 है वो बताता है, वो डिफाइन करता है प्रीवियस ईयर को। वो बताता है प्रीवियस ईयर क्या होता है। दिस इज योर प्रीवियस ईयर। ठीक है, सेक्शन नंबर 3 प्रीवियस ईयर। तो चलिए अब मैं आपको ना समझाता हूं इस चीज को, और आप प्लीज कान खोल के समझेंगे और दिमाग को भी खोल के रखें। ठीक है, देखिए प्रीवियस ईयर का मतलब होता है एक ऐसा फाइनेंशियल ईयर। क्या होता है बताओ? प्रीवियस ईयर एक ऐसा फाइनेंशियल ईयर होता है जिसमें आप अपनी इनकम को कमाते हैं। जैसे कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो भी आपने इनकम कमाई है इस साल के दौरान, तो जिस साल आप अपनी इनकम को अर्न कर रहे हो, जिस साल भी आप अपनी इनकम को कमा रहे हो, वो साल बन जाता है आपका प्रीवियस ईयर। क्या बन जाता है? वो प्रीवियस ईयर बन जाता है। लेकिन जब हम एक्ट में इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो वो ऐसे नहीं दे रखे, एक्ट में एक अलग ही टाइप से डेफिनेशन दे रखी है जिससे आप समझ नहीं पाओगे, तो मीनिंग हमको खुद अपना डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ प्रीवियस ईयर कैसे लिखा हुआ है। एक्ट में लिखा हुआ है इस तरीके से, देखो लिखा है प्रीवियस ईयर इज अ फाइनेंशियल ईयर। एक्ट में कैसे लिखा बताओ? प्रीवियस ईयर एक फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। देखो एक्ट में इस तरीके से डिफाइन है। क्या आप इस डेफिनेशन से कुछ समझ पाए? अगर मैं आपसे बोलूं कि आप ये बताइए कि ये जो मैंने लिखा है, कि आप इससे कुछ भी इंटरप्रिटेशन कर पाए हो, कुछ एक मीनिंगफुल साइट निकाल पाए हो? आंसर इज नो। क्योंकि एक्ट तो इस तरीके से लिखता है जिससे, जैसे बियर एक्ट होता है ना, तो बियर एक्ट की जो लैंग्वेज होती है वो इतनी आसान नहीं होती है। उसको समझने के लिए हमें केस स्टडीज, केस लॉज वगैरह पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि लाइफ में पहली बार आप एक्ट या लॉ पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा आपको इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर एक फाइनेंशियल ईयर है जो कि असेसमेंट ईयर के पहले आता है, मतलब एक्ट में ऐसे लिखा हुआ है। लेकिन जब हम इसको डिफाइन करेंगे अपनी लैंग्वेज में, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे वो देखो, उससे आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, तो हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे कि प्रीवियस ईयर, हम कहेंगे प्रीवियस ईयर इज अ फाइनेंशियल ईयर। पहली बात तो यह है कि प्रीवियस ईयर एक फाइनेंशियल ईयर होता है। इसकी एक छोटी सी एक्सेप्शन है, आगे बताऊंगा। प्रीवियस ईयर इज अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, इन विच assessee earned the source of income। देखो इससे आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। यहां पर लिखा हुआ है कि प्रीवियस ईयर एक साल यानी फाइनेंशियल ईयर होता है जिसके अंदर असेसी, अभी असेसी मैं आपको आगे भी क्लियर करवाऊंगा। वैसे असेसी का मतलब होता है कि वो इंसान जो टैक्स पे करेगा उसको हम असेसी बोलते हैं। ठीक है, पर्सन ना बोल के क्या बोलते हैं? असेसी बोलते हैं। प्रीवियस ईयर एक ऐसा साल होता है जिसमें असेसी जो है वो इनकम को कमाता है, इनकम के अलग अलग सोर्सेज को अर्न करता है, तो उस फाइनेंशियल ईयर को ही हम प्रीवियस ईयर कहते हैं। सिंपल भाषा में आपने जिस साल जो अर्निंग की है उस साल को वो प्रीवियस ईयर कहा जाएगा। बोलो क्लियर हुई बात कि प्रीवियस ईयर क्या होता है? जिस साल आपने इनकम कमाई है उसी को क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर बोलते हैं। ठीक है, अभी क्या है यहां पर ये जो पॉइंट लिखा ना मैंने फाइनेंशियल ईयर, इन दोनों पे मैं स्टार डालूंगा। क्यों डालूंगा? बिकॉज इसकी एक एक्सेप्शन है।
सर एक्सेप्शन क्या होती है, पहले ये बताओ। एक्सेप्शन को हिंदी में बोलते हैं विरोधाभास। मतलब इसका ये होता है कि जहां पर जनरल रूल हमारा फेल हो जाता है हम उसको एक्सेप्शन बोलते हैं, या उसको हिंदी में विरोधाभास बोला जाता है। वैसे जनरल रूल तो यही है कि प्रीवियस ईयर एक फाइनेंशियल ईयर होता है जिसमें एसएससी अपनी इनकम को कमाता है, लेकिन जो ये फाइनेंशियल ईयर लिखा है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी केस के अंदर फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च ही हो। कुछ केस के अंदर फाइनेंशियल ईयर पूरा कंप्लीट भी नहीं होता, बट फिर भी हम उसको क्या मान लेते हैं, प्रीवियस ईयर मान लेते हैं। सर वो कौन सा केस है एक्सेप्शनल, वो भी बता दो। चलो मैं आपको बताता हूं। तो इसकी यहां पर क्या है, इस फाइनेंशियल ईयर की यहां पर मैं नोट करके लिखूंगा, नोट करके कि ये जो फाइनेंशियल ईयर वर्ड लिखा है ना, ये जो फाइनेंशियल ईयर वर्ड लिखा है इसकी अपने आप में एक एक्सेप्शन है। मतलब एक मैं आपको ऐसा केस करवाऊंगा जहां पर फाइनेंशियल ईयर पूरा साल नहीं होगा, बट फिर भी हम उसको फाइनेंशियल ईयर ही बोलेंगे, ठीक है। वो कौन सा केस है, मैं कहूंगा फॉर द न्यूली सेटअप बिजनेस, फॉर द न्यूली सेट अप बिजनेस। अगर एक नए सेटअप की अगर हम बात करें, अब जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लो कि आज 15 अगस्त 2024 है। क्या है, 15 अगस्त 2024। मेरे मन में आए कि मैं आज से बिजनेस शुरू करूं। तो जब मैं आज से बिजनेस शुरू करूंगा तो 15 अगस्त 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक ही तो मेरा प्रीवियस ईयर माना जाएगा। नहीं सर, हम एक काम करते हैं ना, 15 अगस्त 2024 से लेकर 14 अगस्त 2025 तक का एक साल बना लेते हैं। भाई एक मिनट, मैंने फाइनेंशियल ईयर बोला ना, आप अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हो, आपको तो पता ही होगा फाइनेंशियल ईयर ऐसे नहीं होता कि जिस दिन से उसके एक साल। भाई फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है 31 मार्च को। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे अगर मैंने आज कोई बिजनेस करना शुरू किया और आज डेट है 15 अगस्त 2024, तो यानी कि मैं अपनी इनकम को 15 अगस्त 2024 से कमाऊंगा और उसका एक साल कंप्लीट माना जाएगा 31 मार्च 2025 को। तो क्या यहां पर मेरा पूरा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू हो पाया? नहीं। तो जब भी कोई न्यूली सेटअप बिजनेस होता है ना, तो उसके केस में फाइनेंशियल ईयर पूरा नहीं होता, बल्कि उसकी डेट कहां से शुरू होती है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। यानी यहां पर जो फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग होती है, इन सच केसेस द फाइनेंशियल ईयर starts from the date of incorporation of business, date of commencement of business, date of commencement of business। जिस तारीख से आपने बिजनेस करना शुरू किया है उस तारीख से हम हमारे फाइनेंशियल ईयर को लेते हैं। बट इन जनरल रूल के हिसाब से अगर हम बात करें तो हम फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को लेते हैं। बताओ क्या लेते हैं, 1 अप्रैल को लेते हैं। बोलो क्लियर हुई बात। तो एक एक्सेप्शनल केस मैंने आपको पढ़ाया, यानी अब जरा बात को सुनो ध्यान से, आराम से, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्या होता है सर, प्रीवियस ईयर पूरा एक साल होता है, एक फाइनेंशियल ईयर होता है, और ये वो साल होता है जिसमें असेसी यानी जो टैक्स होल्डर है, जो टैक्स को पे करेगा, वो अपनी इनकम को कमाता है, और जिस साल वो कमाता है उस साल को बोला जाता है प्रीवियस ईयर। लेकिन वैसे इन जनरल केस में प्रीवियस ईयर की स्टार्टिंग 1 अप्रैल से होती है और एंडिंग 31 मार्च को होती है। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस ऐसा है जहां पर फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग कहीं भी बीच से हो सकती है, और वो केस सिर्फ एक है, दैट इज फॉर द न्यूली सेटअप बिजनेस। जब हम कोई नया बिजनेस करते हैं तो जरूरी नहीं कि 1 अप्रैल से ही करें, हम कभी भी कर सकते हैं। तो उस केस में पूरा फाइनेंशियल ईयर पहले साल नहीं होता, उसके बाद सब्सिक्वेंट ईयर के अंदर वो फाइनेंशियल ईयर ही बन जाता है, वो स्टार्ट 1 अप्रैल से होता है। बट नए बिजनेस का पहला साल जरूरी नहीं कि वो 1 अप्रैल से ही हो, इसीलिए न्यूली सेटअप बिजनेस को मैंने एक्सेप्शन के अंदर डाला है। बोलो इतनी चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, जैसे अभी प्रीवियस ईयर पढ़ा है ना, वैसे एक होता है असेसमेंट ईयर। क्या होता है असेसमेंट ईयर? तो अब मैं आपको असेसमेंट ईयर के बारे में बताता हूं। तो असेसमेंट ईयर को जो डिफाइन किया गया है, असेसमेंट ईयर को जो डिफाइन किया गया है वो किया गया सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 के अंदर असेसमेंट ईयर को डिफाइन किया गया है। सर ये क्या होता है, अभी मैं आपको समझाता हूँ, रुकिए बस मैं एक बार ये लिख लूँ फिर आपको समझाता हूँ। असेसमेंट ईयर को यहाँ पर डिफाइन किया गया है, ठीक है। क्या डिफाइन किया गया है देखो। अच्छा एक बात बताओ, जब जिस साल आप इनकम कमा रहे हो क्या उस साल आप इनकम टैक्स दे पाओगे? सर इन जनरल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जब तक हमें हमारी पूरी साल की इनकम पता नहीं होगी हम सरकार को टैक्स कैसे देंगे? बिल्कुल सही आप लोगों ने कहा। तो यानी जिस साल आपने इनकम कमाई है उस साल को तो आपने बड़े ही सिंपल तरीके से क्या नाम दिया, पीवाई। पीवाई मतलब
प्रीवियस ईयर, तो उसके अगले साल आप क्या पे करेंगे, आप टैक्स पे करेंगे। उसके अगले साल आप अपनी इनकम को कंप्यूट करेंगे कि हमने पिछले साल कितनी इनकम कमाई है। बोलो बात मानते हो नहीं मानते हो भाई? आपने जिस साल इनकम कमाई उस साल तो सिर्फ आप कमाने पर फोकस करोगे ना, उसके अगले साल आप कैलकुलेशन करोगे, उसके अगले साल आप कंप्यूटेशन करोगे। आप क्या करोगे? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम करोगे कि प्रीवियस ईयर के अंदर हमने कितनी इनकम कमाई है, और कंप्यूट करके उसके अकॉर्डिंग आप इनकम टैक्स पे करेंगे। उसके अकॉर्डिंग आप इनकम टैक्स को क्या करोगे? पे करोगे। तो जिस साल आप अपनी इनकम को असेस करते हो, कैलकुलेट करते हो, कंप्यूट करते हो, सो दैट आप अपना इनकम टैक्स पे कर पाओ, उस साल को असेसमेंट ईयर बोला जाता है। ये वाला ईयर जो है, ये वाला जो प्रेस्क्राइब पीरियड आप देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड योर असेसमेंट ईयर, AY। बोलो बात समझ आई कि असेसमेंट ईयर क्या होता है? तो प्रीवियस ईयर का मतलब था कि जिस साल हमने इनकम कमाई है उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं, लेकिन उस साल हम टैक्स पे नहीं कर पाते बिकॉज हमें हमारी पूरी इनकम के बारे में नहीं पता होता। जब ईयर एंड हो जाता है, ईयर क्लोज हो जाता है, उसके बाद हमारी इनकम हमको पता चल जाती है कि हाँ पूरे एक साल हमने कितनी इनकम कमाई, तो फिर अगले साल हम अपनी इनकम को असेस करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, सो दैट अकॉर्डिंगली हम टैक्स पे करें ना करें ये हमको पता चल जाता है। तो जिस साल हम ये इनकम को असेस करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, कंप्यूट करते हैं, वो साल हमारा बन जाता है असेसमेंट ईयर। क्या बन जाता है? असेसमेंट ईयर बन जाता है। और जानते हो इसी के कॉन्टेक्स्ट में इनकम टैक्स ने अपनी डेफिनेशन बनाई। इनकम टैक्स ने क्या बोला कि असेसमेंट ईयर से पहले वाला साल ही प्रीवियस ईयर कहलाता है। इनकम टैक्स ने कैसे डिफाइन किया कि प्रीवियस ईयर, अब मैं प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूं, सेक्शन 3 की। इनकम टैक्स ने बोला कि इस प्रीवियस ईयर एक फाइनेंशियल ईयर होता है जो कि असेसमेंट ईयर से पहले आता है, इसीलिए इसका नाम प्रीवियस बोला गया, पहले आता है, असेसमेंट से पहले। तो देखिए अब आपको ये डेफिनेशन भी समझ आ जाएगी कि प्रीवियस ईयर एक फाइनेंशियल ईयर होता है जो कि इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, जो कि असेसमेंट ईयर से पहले आता है, जो कि असेसमेंट ईयर से क्या आता है? पहले आता है। बोलो क्लियर हुई बात? आपको फंडा समझ आए? यानी मैंने आपको असेसमेंट ईयर की हेल्प से जो लॉ की लैंग्वेज है वो भी समझा दी, और जो हमारी अपनी खुद की बनाई लैंग्वेज है वो भी मैंने आपको समझा दी। बोलो अब आपको क्लियर हुआ? ये सर अब तो हमको बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हमें ये समझ में आ चुका है कि सर प्रीवियस ईयर वो साल होता है जिस साल हम अपनी इनकम को कमाते हैं, और जब हम टैक्स पे करते हैं तो उसको कहते हैं असेसमेंट ईयर। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, करेक्ट हो आप एकदम, ठीक है। अब क्योंकि असेसमेंट ईयर से पहले वाला साल क्या माना जाता है? प्रीवियस ईयर माना जाता है ना? समझ आ गई बात? तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे ना असेसमेंट ईयर को डिफाइन करके बताओ, कैसे डिफाइन करेंगे, तो क्या आप बोलोगे कि सर असेसमेंट ईयर पूरे एक साल का होता है। इट मींस असेसमेंट ईयर इज अ बोलो 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 फाइनेंशियल ईयर। असेसमेंट ईयर इज अ फाइनेंशियल ईयर। तो लो, तो मैं यहां लिखूंगा असेसमेंट ईयर is a financial year। असेसमेंट ईयर क्या बताओ? एक फाइनेंशियल ईयर है which is comes after the previous year, और ये प्रीवियस ईयर के बाद आता है। कुल मिलाके ये वो फाइनेंशियल ईयर होता है जिसमें हम पिछले साल कमाई हुई इनकम पर टैक्स की कंप्यूटेशन करके गवर्नमेंट को टैक्स जमा करवाते हैं। उस साल को बोला जाता है असेसमेंट ईयर, जिसको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 9 के अंदर डिफाइन किया गया है। तो अब आप बताइए प्रीवियस और असेसमेंट ईयर का रूल आपको समझ आया? बोलो प्रीवियस और असेसमेंट ईयर का रूल समझ आया? यस और नो? क्लियर है ना? तो ठीक है, प्रीवियस ईयर वो साल जिस साल आपने इनकम कमाई है, उसके अगले साल जब आप टैक्स पे करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर बोलते हैं। अब मेरे कुछ एग्जांपल्स के आंसर देना, ध्यान दो इधर मेरा। अच्छा पहले ये समझ आया ना, ये प्रीवियस ईयर होता है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर असेसी इनकम को अर्न करता है। ये वो साल है जिस साल असेसी ने क्या कमाया?
इनकम कमाया, और उसके अगले साल जब उसने उसको कंप्यूट किया इनकम को और उसके अकॉर्डिंगली टैक्स पे किया, उस साल को क्या बोला जाता है? असेसमेंट ईयर बोला जाता है। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल को ध्यान से सुना। मैं कह रहा हूं मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस with cash of rupees 10 lakhs. Mr. Ram started business with cash of rupees 10 lakh on 15th of August 2024. अब आप मुझे एक बात बताइए कि मिस्टर राम ने बिजनेस शुरू किया है 10 लाख रुपयों से, और वो भी कब? 15 अगस्त 2024 को। बताइए कब? 15 अगस्त 2024। तो क्योंकि ये न्यूली सेटअप बिजनेस है, यानी वो एक्सेप्शन वाले केस में आ गया, तो ये अपना पूरा एक साल कब मानेंगे? इनका एक साल स्टार्ट होगा, इनके लिए जो प्रीवियस ईयर बनेगा ना, इनके लिए यहां पर मैं सोल्यूशन लिख रहा हूं, इनके लिए जो प्रीवियस ईयर माना जाएगा वो माना जाएगा 15 अगस्त 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक, यानी मैं बोल सकता हूं ईयर 2024-25 इज द फाइनेंशियल ईयर, इज द प्रीवियस ईयर ऑफ मिस्टर राम। क्या मैं बोल सकता हूं कि 2024-25 ही हमारा प्रीवियस ईयर कहलाएगा? तो बताइए इसका असेसमेंट ईयर क्या बनेगा? असेसमेंट ईयर एक साल बाद में आता है, इसीलिए इसका जो असेसमेंट ईयर बनेगा, असेसमेंट ईयर वो क्या बनेगा? 2025-26 बनेगा। इस वाले एग्जांपल में जो प्रीवियस ईयर है वो 2024-25 है और असेसमेंट ईयर 25-26 है। समझ आ रही बात? अरे क्लियर है? अच्छा सर, अब ना हमें एक चीज और ये क्लियर कर दो कि ये तो हमें समझ में आ गया 24 और 25 हो गया, ठीक है। अब ये बताओ सर, इसका फाइनेंस एक्ट कौन सा लगेगा, मतलब कौन सी वाली अमेंडमेंट्स इसके लिए एप्लीकेबल होंगी? तो देखिए, अगर इसकी कमाई 2024-25 में हुई है ना, तो इसका जो फाइनेंस एक्ट बनेगा वो 2024 बनेगा। इसका जो फाइनेंस एक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा? 2024 वाला बनेगा। यानी इस वाले क्वेश्चन में जो अमेंडमेंट्स फाइनेंस एक्ट 2024 में आई है वो इसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। यानी निर्मला सीतारमण जो अभी फिलहाल हमारी कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर है, तो उन्होंने जो फाइनेंस बजट पेश किया होगा 2024 के 1 फेब को, वो वाले टैक्स रेट इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। समझ आई बात? इस एग्जांपल से क्लियरिटी हुई या नहीं हुई? एक और एग्जांपल दूं जिससे और ज्यादा बेहतर आप क्लियरिटी ले पाओ। पहले इतना बताओ, इतना आपको क्लियर है? ये सर बिल्कुल क्लियर है। अब आप प्लीज आगे बढ़िए। चलो अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल नंबर आपका हो गया 1। एक और एग्जांपल लेते हैं, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बेहतर हो जाए। एग्जांपल ये है कि मिस्टर प्रियांशु अर्न इनकम in the year 2023-24। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मिस्टर प्रियांशु ने सन 2023-24 में इनकम कमाई है तो उनके लिए उनका प्रीवियस ईयर क्या माना जाएगा? तो सर उस केस में इनका जो प्रीवियस ईयर माना जाएगा वो वही ईयर माना जाएगा जिस साल उन्होंने इनकम कमाई है, यानी 2023-24। ये अपनी उस इनकम की कंप्यूटेशन कब करेंगे? कमाने वाले साल या उसके अगले साल? सर उसके अगले साल कंप्यूट करेंगे। अगले साल मतलब 2023-24 है तो उसका अगला क्या बनेगा? 24-25। तो वही क्या बन जाएगा? AY, मतलब असेसमेंट ईयर 2024-25 इज कॉल्ड बी असेसमेंट ईयर। तो सर एक बात बताइए, इसमें सर प्रियांशु को कौन से फाइनेंस एक्ट के वाले प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे? इसमें बताओ इनकम कब कमाई है? सर इनकम कमाई 23-24 में, तो इसके ऊपर जो फाइनेंस एक्ट लगेगा वो 2023 का लगेगा। फाइनेंस एक्ट कौन सा लगेगा? 2023। यानी इसके लिए जो फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, इसके लिए जो फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा दैट इज 2023। तो जो 1 फरवरी 2023 के अंदर फाइनेंस एक्ट या जो बजट पेश किया होगा उसके अंदर जो भी रेट वगैरह डिफाइन किए होंगे वो इसके ऊपर क्या हो जाएंगे? एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो ये पूरी इंप्लीकेशन थी आपकी फाइनेंस एक्ट की और प्रीवियस ईयर की और असेसमेंट ईयर की। तो आई होप इन 2 एग्जांपल से आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हुआ?
तो जो हम ये कहते हैं ना, हर इंसान को इनकम टैक्स देना पड़ेगा अपनी इनकम पे जो उसने कमाया है प्रीवियस ईयर में, यानी वो साल जिस साल उसने इनकम कमाई है उसको हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं, और उसके अगले साल जब उसकी कंप्यूटेशन करते हैं और टैक्स पे करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर बोलते हैं। बोलो यहां तक की बात समझ आ गई। प्रीवियस ईयर को डिफाइन किया गया सेक्शन 3 के अंदर, और सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 के अंदर डिफाइन किया गया असेसमेंट ईयर को। किसको डिफाइन किया गया, असेसमेंट ईयर को डिफाइन किया गया। ठीक है, चलिए अब जानते हो मैं अब आपको एक स्पेशल केस कराने वाला हूं। ठीक है, स्पेशल केस क्या है, चलो पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं यहां पर, स्पेशल केसेस। सर क्या है स्पेशल केसेस? स्पेशल केस वो है वेयर इनकम इज टैक्स्ड इन द सेम प्रीवियस ईयर, नॉट इन असेसमेंट ईयर। सर कुछ अटपटा सा लग रहा है, ये हमारे दिल को ना छू सा नहीं रहा है। क्या लिख दिया ये आपने? देखिए भाई मैंने लिखा है स्पेशल केस। अभी तक हम ये एक जनरल रूल पढ़ते हुए आ रहे थे कि जिस साल आप इनकम कमाते हो उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं, और उस कमाई हुई इनकम पे आपकी अपनी कंप्यूटेशन जो टैक्स की होगी वो अगले साल होगी असेसमेंट ईयर में। यही पढ़ा ना हमने। तो प्रीवियस और असेसमेंट ईयर दोनों अलग अलग होते हैं ना। अभी मैं इसकी एक्सेप्शन कराने के लिए जा रहा हूं, वो है 5। कितनी है बताओ? 5 एक्सेप्शन है। यानी इन 5 केसेस के अंदर आपने जिस साल जो इनकम कमाई है आपको टैक्स उसी साल पे करना पड़ेगा। एक मिनट सर, एक मिनट। अभी तो थोड़ी देर पहले आप ये बोल रहे थे कि जिस साल हम इनकम कमाते हैं उसको हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं, और उसका टैक्स हमको अगले साल देना होता है जिसको हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं। अब आप ये कह रहे हो कि जिस साल आपने इनकम कमाई है उसी प्रीवियस ईयर में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, और आपको कंपटीशन भी उसी साल करनी पड़ेगी। यानी उस केस में प्रीवियस और असेसमेंट दोनों सेम हो जाएंगे। अभी तक तो हर केस में आपने बताया प्रीवियस अलग है, असेसमेंट अलग है, प्रीवियस अलग है, असेसमेंट अलग है, लेकिन अब जो आप केस बता रहे हो उसमें यही बताना जा रहे हो कि प्रीवियस और असेसमेंट दोनों सेम हो जाएंगे। यस दोस्तों, मैं यही बताने वाला हूं कि कुछ 5 केसेस के अंदर जो प्रीवियस और असेसमेंट ईयर है वो दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। सर वो कौन कौन से केस है, आइए 1 बाय 1 करके हम पूरा डिटेल डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो केस नंबर 1 है शिपिंग बिजनेस। केस नंबर 1 है आपका शिपिंग बिजनेस बाय द नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, और इसका जो सेक्शन है दैट इज 172, 172। ठीक है, इस पॉइंट को जरा समझने की कोशिश करना, और आप ये समझना कि आखिर सरकार ने ऐसा क्यों किया होगा, क्योंकि सरकार पागल नहीं है। हर लॉ मेकर जो होता है वो बहुत सोच समझ के लॉज बनाता है, तो उसके दिमाग में ऐसा क्या आया होगा जिसके लिए उसने इसको एक्सेप्शन में डाल दिया। देखिए क्या होता है, जो अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बता रहा हूं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, एशिया पैसिफिक कोई से भी महाद्वीप आप ले लो, सबसे ज्यादा जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो समुद्री रास्ते से होता है, क्योंकि अगर भारी सामान हम एयरवेज से लेकर जाएंगे तो हमारी कॉस्टिंग ज्यादा आएगी, और एक टाइम में एयरवेज की भी एक लिमिटेशन होती है। बट शिप के ऊपर क्या होता है, जो कार्गोज लगाए जाते हैं वो बहुत बल्क में लगाए जाते हैं। हम लाखों टन्स आप शिप में सामान को लोड अनलोड कर सकते हो और एक कंट्री से दूसरी कंट्री पहुंचा सकते हो। इवन अगर हम डेटा के हिसाब से बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर 80% से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो शिपिंग बिजनेस से होता है। बाकी 20% रोड के थ्रू हो जाता है, जहां पर लैंडलॉक कंट्रीज है वहां तो रोड से हो जाता है, या फिर वो बाय एयर हो जाता है। बट 80% जो ट्रेड है वो शिपिंग के माध्यम से होता है। अब शिप में जैसे आपने देखा होगा हमारा इंडो पैसिफिक रीजन है, वहां पर शिप जाती है। आपने रेड सी का नाम सुना होगा, ठीक है, आपने स्विस कैनाल के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो ये सारे समुद्र के रास्ते हैं जहां से हमारा व्यापार होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जब समुद्र में व्यापार होता है तो हमारे पोर्ट पे, हमारे बंदरगाह पे, जैसे बस के स्टैंड होते हैं उसे बस स्टैंड बोलते हैं, रेलवे स्टेशन बोलते हैं, वैसे जो शिप के स्टेशन होते हैं उसको पोर्ट बोला जाता है। तो पोर्ट यानी बंदरगाह, वहां पर जब शिप आता है, अब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने चाइना से कोई प्रोडक्ट मंगाया, तो ऑब्वियस ही बात है जब चाइना से मैंने प्रोडक्ट मंगाया होगा तो चाइनीज शिप भारत में आई होगी,
उसने प्रोडक्ट को अनलोड किया होगा और वो शिप दोबारा चाइना नहीं आएगी, वो और कंट्री होती हुई जाएगी, क्योंकि वो प्रोडक्ट और भी तो डिलीवर करेगी ना। डिलीवरी वैन जब आपके पास आती है, अमेजोन का ऑर्डर आपके पास आता है, तो वो अपने बैग में सिर्फ आपका पार्सल थोड़ी लेकर आता है, वो और भी पार्सल लेकर आता है। सीध में आपका पड़ गया तो आपको दे जाए, फिर आपकी नियर बाई लोकेलिटी में होगा तो उसको भी देकर जाएगा। ऐसे ही होता है ना। वैसे ही शिप जब आती है तो कई सारी नॉन रेजिडेंट शिप्स होती हैं। क्या होती है? नॉन रेजिडेंट शिप्स होती है। अब जब वो शिप भारत में आती है तो भारत में वो माल को अनलोड करती है, और अनलोड करने के बाद वो शिप वापस अपनी कंट्री, तो ऐसे में वो जो शिप है क्या वो वापस हमारे देश में टैक्स देने के लिए आएगी? ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला। कोई ऐसी नॉन रेजिडेंट शिप है, वो भारत में आई, भारत में सामानों से अनलोड किया, और अनलोड करके वो वापस अपनी कंट्री जा रही है, और हम उसको बोले भैया 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 सुनो सुनो चाइनीज चिंग चौंग चिंग, सुनो मेरी बात, तुम्हारी जो शिप आई है ना, तो तुम्हारी शिप के ऊपर तुमको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि तुमने भारत से अपनी इनकम कमाई, और जो तुमको टैक्स देना पड़ेगा ना भाई साहब ध्यान से सुनना, पहले तो तुमने इस साल इनकम कमाई है, अभी हो सकता है तुम्हारा एक और चक्कर लगे, हो सकता है चक्कर ना भी लगे, तो जो तुमने अपनी इनकम कमाई है इसके ऊपर तुम्हें टैक्स अगले साल देना होगा। तो चिंग चौंग चिंग क्या बोलकर जाएगा? हाँ 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 ठीक ठीक सुन लिया, हम अगले साल टैक्स पे कर देंगे, यानी असेसमेंट ईयर में। आपको लगता है वो चिंग चौंग चिंग वापस आएगा? बताइए। शी जिनपिंग जो वहां के प्रेसिडेंट है, टिंग टिंग टिंग, क्या वो वापस अपने उन लोगों को भेजेगा कि जाओ भैया भारत में टैक्स देकर आओ जो तुमने इनकम कमाई? कभी भी नहीं भेजेगा। तो ऐसे लोग जो हमको पता है कि वो उनका शिपिंग बिजनेस है और वो नॉन रेजिडेंट है, भारत के रेजिडेंट भी नहीं है, तो वो हो सकता है भारत दोबारा ना आए, तो ऐसे में उन्होंने जो इनकम कमाई है ना भाई, उनसे उसी टाइम टैक्स ले लो। आप इस भरोसे मत रहो कि पहले आप इनकम कमा लो फिर अगले साल टैक्स दे दो, ऐसा मत करो। आप उनसे टैक्स अभी के अभी वसूल लो, क्योंकि इन लोगों से बहुत रिस्क है कि पता नहीं ये उस पर टैक्स देंगे भी या नहीं देंगे, तो ऐसे लोगों से टैक्स उसी टाइम अपना ले लो। तो याद रखना, शिपिंग बिजनेस बाय नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। अगर भारत में कोई शिपिंग बिजनेस करता है और वो एक नॉन रेजिडेंट है, जो भारत में आया तो है लेकिन हमें नहीं पता वो दोबारा आएगा या नहीं आएगा, तो ऐसे केस में उस इंसान को बोलो भाई जो तुमने अभी इनकम कमाई है ना, तुम्हारा शिप हम वापस तभी जाने देंगे जब तुम पूरा भारत के अंदर टैक्स अपना जमा करवा दोगे। यानी उसके केस में हम ये वाले रूल अप्लाई नहीं करते, हम उसको बोलते हैं कि तुम्हारा प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों के दोनों सेम हो जाएंगे, हम उनको अलग अलग नहीं करेंगे, दोनों को क्या कर देंगे? सेम कर देंगे। यानी जिस साल तुमने इनकम कमाई है तुमको उसी साल टैक्स देना पड़ेगा। बोलो क्लियर है बात? यस सर बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 इज पर्सन लीविंग इंडिया। पर्सन लीविंग इंडिया, इसके लिए हम सेक्शन यूज करते हैं सेक्शन 174, 174। ये क्या है सर? ये है कि जैसे अब लेट सपोज आप जानते हैं इंडिया वाले जो होते हैं वो दिमाग से बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, उनका जुगाड़ू दिमाग हर जगह काम आता है, ठीक है। और ये वर्ल्ड में सबको पता है कि भाई साहब इंडिया का जो दिमाग है ना वो बहुत तेज है। जुगाड़ू दिमाग जैसे बोलते हैं ना कि अगर टाइम कम है तो भी हमें काम करना है, तो हम कैसे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कर पाए। और आपको वैसे ही पता होगा हमारा इंडिया जो है वो सर्विस सेक्टर में बहुत ज़्यादा महान है, बहुत ज़्यादा महान है। मतलब हम लोग अपनी प्राइमरी सेक्टर से और सेकेंडरी सेक्टर से कम GDP कमाते हैं, बल्कि हमारी GDP का 50% से ज़्यादा पार्ट 50% से ज़्यादा पार्ट सर्विस सेक्टर से आता है। यानी हम लोग एक सर्विस इकोनॉमी है, जबकि चाइनीज़ जो है वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, वो अपने प्राइमरी सेक्टर से ज़्यादा पैसा कमाते हैं, बट हम लोग अपने टेरिशरी सेक्टर से पैसा ज़्यादा कमाते हैं, यानी सर्विस सेक्टर से। तो हमारा सर्विस सेक्टर हर जगह डंके की चोट पर। आप देख लीजिए गूगल के जो CEO है सुंदर पिचाई, वो हमारे भारत के हरियाणा से रहते हैं। आप देख लीजिए जो अलग अलग जैसे कोक कंपनी के CEO है वो भी हमारी अपनी इंडियन है। तो ऐसे कई जगहों पर बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर हमारे इंडियन लोग काम कर रहे हैं, यानी हमारे इंडिया का सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा है। अब क्या होता है कि यहाँ से बच्चे लोग पढ़कर जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि हम तो विदेश में जाके अपनी काम करेंगे, क्योंकि भारत में उतना अच्छा पैकेज नहीं मिला, बाहर बहुत अच्छा पैकेज मिल रहा है। तो ऐसे में वो उनका उद्देश्य होता है कि वो भारत से पढ़ेंगे और भारत से वो भारत को छोड़कर वो दूसरी कंट्री में बस जाएंगे और वहाँ पर कमाई करेंगे। हो सकता है वो भारत आए बट वो घूमने के पर्पज से आए, या हो सकता है वो बिल्कुल भी ना आए। होता है ना ऐसी कई केस आपकी फैमिली में भी हो सकता है। और जैसे हमारे इंडिया में क्या है कि ज़्यादातर लोग कनाडा वगैरह जाते हैं, क्योंकि कनाडा की जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर इन द सेंस कि वहाँ का जो कल्चर है वो कुछ ना कुछ इंडिया से मिलता जुलता है। तो वहाँ पे और हमारे यहाँ की टैक्सेशन लॉ में थोड़ा सा सिमिलरिटीज़ है, तो इस वजह से हमारे लोग कई सारे लोग कनाडा में जाते हैं। तो जब वो कनाडा जा रहे हैं तो उनका ब्रेन पूरी तरीके से क्लियर है, उनका माइंड बिल्कुल क्लियर है कि हम भारत से जो छोड़कर जा रहे हैं अब हम भारत वापस नहीं आएंगे, हम वहीं पर अपनी कमाई और अपनी फैमिली का सेटअप वहीं पर कर लेंगे।
ऐसे लोग जिनको पता है कि वो भारत देश छोड़कर जा रहे हैं, तो क्या ऐसे लोग को हम ऐसा बोलेंगे कि पहले जो तुमने भारत में इनकम कमाई है पहले तुम कमा लो और तुम अगले साल टैक्स पे करना? भाई अगले साल तक तो वो भाग जाएगा यहाँ से छोड़कर इंडिया। तो ऐसे में जो इंसान इंडिया को छोड़कर जा रहा है उसको बोलो भाई ऐसा है कि तुम टैक्स इसी साल पे कर दो, यानी तुम्हारा असेसमेंट और प्रीवियस ईयर दोनों क्या मान लिया जाएगा, सेम मान लिया जाएगा, और तुमको टैक्स इसी साल पे करना पड़ेगा, इसी साल तुम्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। बोलो समझ आया? तो जो भी इंडिया को छोड़कर जा रहा है, सर ये बताइए गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा वो इंडिया को छोड़कर जा रहा है? देखिए गवर्नमेंट को ऐसे पता चलेगा क्योंकि जब आप कहीं भी किसी देश में जाते हो तो आपको वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ता है। जब आप वीजा के लिए अप्लाई करते हो और आपका पूरा मोटिव है कि आप इंडिया छोड़ना चाहते हो क्योंकि वहां पर आपको जॉब मिल गई है, तो ऐसे में आपको वीजा कोई 10-15 दिन का टूरिस्ट वीजा तो मिलेगा नहीं, आपको तो परमानेंट वीजा बनवाना पड़ेगा साल 2 साल का। तो उस केस में आपको लिखना पड़ेगा कि साल 2 साल के लिए क्यों बनवा रहे हो, क्योंकि घूमने के लिए जाओगे तो 10-12 दिन, चलो हद से ज्यादा 1 महीने के लिए जाओगे, 1-2 साल के लिए तुम वीजा बनवा रहे हो, तो उस केस में बताएंगे हमारी जॉब लग गई, इंडिया वाले समझ जाएंगे जॉब लगी, इसका मतलब इंडिया छोड़ के जा सकता है परमानेंट तरीके से। तो ऐसे केस में उसको बुलाया, भाई देख ऐसा है कि हम तेरे केस में असेसमेंट और प्रीवियस ईयर दोनों अलग अलग नहीं बल्कि दोनों को सेम मान लेंगे और तुझे इसी रेट से टैक्स देना पड़ेगा, मतलब इसी साल टैक्स पे करना पड़ेगा, तुम्हारा असेसमेंट और प्रीवियस दोनों सेम मान लेंगे। तो जो भी इंसान इंडिया को छोड़ेगा सेक्शन 174 के थ्रू, उस पर हम बोलेंगे भैया तुम्हारा असेसमेंट और प्रीवियस ईयर दोनों सेम है। क्या बोलेंगे? तुम्हारा असेसमेंट और प्रीवियस ईयर दोनों सेम माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट, कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन या फिर कोई भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जिसको फॉर्म किया गया था, फॉर्म्ड फॉर स्पेशल पर्पस, फॉर्म्ड फॉर स्पेशल पर्पस, इसके लिए हमारा यूज होता है सेक्शन नंबर 174A, ये हमारा सेक्शन है। अब ये क्या है वो सुनिए। देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में एओपी बीओआई के बारे में बताया था। बीओआई का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, और यही ग्रुप ऑफ पीपल अगर किसी रजिस्टर्ड कंपनी के साथ जुड़कर कोई काम करे, स्पेशल टास्क करे, तो वो उस टाइम के लिए बन जाती है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं, जैसे एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूँ कि गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट था, ठीक है, गवर्नमेंट ने वो प्रोजेक्ट एल&टी को दिया, लार्सन एंड टूब्रो को दिया। तो एल&टी ने ये बोला कि इस प्रोजेक्ट को करने के लिए हम भी फर्दर कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे। उसने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने कहा शिवम आपके पास ना लेबर की पूरी टीम है, तो आप एक काम करिए, इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितने भी लेबर लगेंगे वो लेबर की सप्लाई आप कर देना। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं तो वैसे ठेकेदार हूँ बट मैं कहीं रजिस्टर्ड नहीं हूँ ना, मेरी कोई कंपनी है, बस ये कि मेरे अंडर में 20-25 लोग काम करते हैं, वो मेरी टीम के बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत एक्सपर्टाइज है उनको, तो अगर आप कह रहे हो तो मैं मेरी टीम को आपके साथ एसोसिएट कर दूंगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। और जिस दिन प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा उस दिन हमारे जो वेंचर बना हुआ है, जॉइंट वेंचर बना हुआ है, वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। बस हम जुड़े हैं एक दूसरे के साथ सिर्फ इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, जिसके लिए मैं आपको अपनी सर्विसेज दूंगा, लेबर दूंगा और आप मुझे बदले में पेमेंट दे देना। उसने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनिए मेरी बात, मैं हूं एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, मैं पूरे ग्रुप चला रहा हूं और वो क्या है, एल&टी एक कंपनी है, हम दोनों आपस में जुड़े तो हम क्या बन गए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ध्यान से सुनना, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन किसी के साथ जुड़ा है एक स्पेशल काम को करने के लिए, और जैसे ही वो काम कंप्लीट होगा, जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, हम लोग अलग अलग हो जाएंगे, हम लोग अलग अलग हो जाएंगे। जब हमको पता ही है कि हमको अलग अलग होना है, तो हम ऐसे केस में ये नहीं बोलेंगे कि पहले इस साल हम इनकम कमाएंगे और अगले साल टैक्स देंगे। अरे जब हमको पता ही है कि हमें अगले साल अलग अलग होना है या हो सकता है इसी साल अलग अलग हो जाए, तो ऐसे केस में हमने जो भी अपनी इनकम कमाई है वो उसी साल आपको टैक्स के रूप में देनी पड़ेगी। यानी इस केस में आपका प्रीवियस और असेसमेंट ईयर दोनों सेम हो जाएगा। दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे बताओ, सेम हो जाएंगे। समझ रही बात? तो वही लिखा हुआ है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म्ड फॉर स्पेशल पर्पस, इनको बनाए गए स्पेशल पर्पस के लिए, और बाद में ये क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, यानी डिसकंटिन्यू, दोनों अलग अलग हो जाएंगे एज पर सेक्शन 174A। तो इनके केस में जो असेसमेंट ईयर है और जो प्रीवियस ईयर वो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, वो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। चलिए अब पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 है पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर, पर्सन likely to transfer property, likely to transfer property to avoid tax, सेक्शन 175 175। सर ये क्या चीज है, सुनिए देखिए, हो आज के डेट में ना मार्केट पे एक से बढ़कर एक धुरंधर इंसान बैठा हुआ है।
मतलब वो गवर्नमेंट को पागल बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कई बार लोग क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ इवेजन ऑफ टैक्स। इवेजन ऑफ टैक्स का मतलब होता है टैक्स की चोरी करना। मैं टैक्स की चोरी या टैक्स को बचाने के पर्पज से कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस करता हूं जिससे मेरी प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर हो जाएगी और मेरा उससे टैक्स बच जाएगा। मेरा उससे क्या बच जाएगा, टैक्स। अगर ऐसा कोई केस पकड़ा जाता है प्रॉपर्टी ट्रांसफर का, जिसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर जेन्युइन ट्रांसफर नहीं है, बल्कि ये ट्रांसफर तो सिर्फ दिखावे के लिए किया गया सो दैट कि टैक्स को बचाया जा सके, तो ऐसे केस में तुम्हारा प्रीवियस और असेसमेंट ईयर दोनों सेम कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं हुआ कि पहले तुम कमा लो और उसके अगले साल टैक्स हो। नो 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 नो, तुम्हारा पर्पस ही बहुत गलत था, तुम तो फ्रॉड हो एक नंबर के। तो फ्रॉड के केस में तुम्हें इस टाइप के रूल से अलग रखा जाएगा और तुम्हारे लिए स्पेशल रूल बनाए गए कि तुम्हारा प्रीवियस और असेसमेंट दोनों सेम हो जाएगा, यानी एक्सेप्शन में आ जाओगे। तो बोलो क्लियर हो पॉइंट। चलिए आगे, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 है डिसकंटिन्यूइंग बिजनेस। डिसकंटिन्यूइंग बिजनेस, इसके लिए सेक्शन यूज होता है 176, सेक्शन नंबर 176, डिसकंटिन्यूइंग बिजनेस। अब ये क्या होता है, देखिए क्या है कि लेट सपोज कि आप और मैं दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, आप भी और मैं भी, हम दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। हम बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ कि किसी भी रीजन से, ड्यू टू सम फाइनेंशियल वीक कंडीशन या कोई भी रीजन हो सकता है, मिसमैनेजमेंट हो सकता है, हमने आज डिसाइड किया कि आज से हम हमारे इस बिजनेस को बंद कर देंगे। आज है मान लो 15 अगस्त 2024, हमने कहा भैया 15 अगस्त 2024 को हम इस बिजनेस को बंद कर देंगे, क्लोज डाउन कर देंगे। तो जब हमको पता है हमें हमारा बिजनेस बंद करना है, जब हमको पता ही है कि हमें हमारा बिजनेस बंद करना है, तो ऐसे में आपने जो भी इनकम कमाई है उस पर आप ऐसा नहीं बोलोगे कि पहले हमने कमा ली है उसके अगले साल टैक्स देंगे, ना बाबा। अब तुम अपने बिजनेस को कंटिन्यू तो कर नहीं रहे हो, तो तुम्हें उसी साल टैक्स देना पड़ेगा जिस साल तुमने तुम्हारी इनकम को कमाया है। आप मेरी बात को समझे मैं क्या बोल रहा हूं। अगर कोई बिजनेस आप बंद कर रहे हो, क्लोज डाउन कर रहे हो, डिसकंटिन्यू कर रहे हो, आपका पर्पस क्लियर है कि बिजनेस नहीं चलाना, तो ऐसे केस में सरकार ने जब तुम्हें क्लियर है आगे कंटिन्यू नहीं करना, तो फिर तुम्हारे लिए जनरल रूल नहीं है। तुम एक काम करो, जिस दिन तुम बिजनेस बंद करोगे तुम उसी टाइम अपना टैक्स पे कर देना, मतलब आगे पीछे कुछ दिनों के अंदर। मतलब उस केस में तुम्हारा प्रीवियस और असेसमेंट ईयर दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। बोलो समझ आई बात। तो बताइए कितने कितने केस थे हमारे पास स्पेशल केस में। एक था आपका शिपिंग बिजनेस बाय द नॉन रेजिडेंट इन इंडिया पर्सन लिविंग इंडिया, एओपी बीओआई फॉर्म फॉर द स्पेशल पर्पस, पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स और डिसकंटिन्यूइंग बिजनेस। इन केसेस के अंदर आपका प्रीवियस और असेसमेंट ईयर दोनों सेम हो जाएगा। यानी मैं ऐसे करके लिख देता हूं, इन सभी केसेस के अंदर आपका प्रीवियस इज इक्वल टू असेसमेंट ईयर, दोनों ईयर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। और ये एक तरह की क्या है बताइए, एक्सेप्शन है टू द जनरल रूल। ये एक्सेप्शन किसकी है, हमारे जनरल रूल की एक्सेप्शन है। बताओ क्लियर है, आई होप इतना क्लियर है। अभी एक काम करो, मैं साइड हो रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर लो। और एक मिनट, अगर नोट नहीं कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कोई बात नहीं, आप हमारा टेलीग्राम चैनल है टैक्स अड्डा के नाम से, प्रो टैक्स अड्डा के नाम से, लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस लिंक पे क्लिक करके वो चैनल ज्वाइन कर लो। ये वाले और इससे पहले जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल करवा देंगे। आप सीधा प्रिंट आउट निकलवाइए, अपनी फाइल में लगाइए और पढ़ाई अपनी शुरू कर दो, ठीक है। और अगर नोट करना चाहते हैं, मैं अभी साइड होऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप नोट करना चाहे तो नोट कर लो, ठीक है। अभी मैं साइड में हूँ, जल्दी से आप पहले नोट कर लो। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अभी वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया होगा। अब हम आगे की कड़ी को स्टार्ट करें, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको थोड़ा ना अनएक्सप्लेन्ड इनकम्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। बड़ा ही एक मजेदार टॉपिक है, थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, बट हाँ टॉपिक बहुत मजेदार है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। इस पार्ट को रब कर दूं अगर आप कहोगे तो, ठीक है। चलो, इस पार्ट को भी मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, स्पेशल केस वाले को, ताकि मैं आपको आगे की चीजें करा पाऊँ। और मैं उम्मीद करूंगा कि जितनी भी चीजें हम लोग कर रहे हैं वो आपको समझ में आ रही होंगी। और मैं बता दूं आपको कि आपको ये वीडियोस एटलीस्ट 2 टाइम्स देखनी है। पहली बार में तो आप कॉन्सेप्ट को समझोगे, और दूसरी बार में आप कॉन्सेप्ट को दिमाग में अंदर सेव करोगे। इससे 2 बार बोला मैंने आपको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि अनएक्सप्लेन्ड इनकम्स को या अनडिस्क्लोज जो हमारी इनकम्स होती है उनको किस तरीके से हम टैक्स करते हैं, हम उसके बारे में अब हम चर्चा करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो हेडिंग हमारी अनडिस्क्लोज्ड
इनकम्स। अच्छा सर, ये अनडिस्क्लोज इनकम्स क्या होती हैं, थोड़ा बताइए। अरे पूरा डिटेल डिस्कशन है भाई मेरे, पूरा डिटेल डिस्कशन है। चलो दिमाग में एक बेस बनाने के लिए छोटी सी हिंट दे दूं आपको। देखो कई बार क्या होता है, जो हमारा एसएससी होता है ना, वो इनकम को सुप्रेस करने की कोशिश करता है। सर ये क्या आपने वर्ड यूज किया, सुप्रेस। देखिए ये लॉ के वर्ड्स हैं। सुप्रेस का मतलब होता है छुपाना, ठीक है। अवॉइड का मतलब होता है ना देना। इवेजन का मतलब होता है चोरी करना। ये जो मैंने 3 अभी वर्ड मीनिंग लिखवाया ना, आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना ये चीज़, ठीक है। सुप्रेस का मतलब छुपाना, अवॉइड का मतलब ना देना, और इवेजन का मतलब चोरी करना, ठीक है। कई बार एसएससी क्या करते हैं, अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए वो अपनी जेन्युइन इनकम को इस तरीके से सरकार के सामने पेश करते हैं जैसे ऐसा लगता है ये इनकम उनकी है ही नहीं। और जब सरकार को लग जाएगा ये इनकम उनकी नहीं है, तो उसके ऊपर उनको टैक्स भी देना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारे भारत में कई लोग टैक्स इवेजन जैसे या इस टाइप के फ्रॉड करने की कोशिश करता है। तो ऐसे केस में सरकार बड़ी सख्त है। सरकार इतनी सख्त है कि सरकार ने इस पर टैक्स रेट भी बहुत हाई रखा हुआ है कि अगर ऐसी कोई भी इनकम पकड़ी जाएगी तो तुम्हारे ऊपर 78% का टैक्स लगेगा। वैसे रेट होता है 60, पर 25% लग जाता है सरचार्ज और 4% लगता है हेल्थ एजुकेशन सेस। तो टोटल अगर हम करेंगे तो वो 78% निकलेगा जाके। यानी अगर 100 रुपए भी तुम्हारी इनकम ऐसी पकड़ी गई तो 78 रुपीज आपको टैक्स देना पड़ेगा, और जो आपके बच गए कितने रुपए, 22 रुपए, वो आपको दे दी जाएंगे। यानी इतने हैवी अमाउंट से आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। तो अब हम डिस्कशन करते हैं अनडिस्क्लोज्ड इनकम्स के बारे में, वो क्या क्या होती है, ठीक है। जिसमें हम पहले अपने पॉइंट जो पहला पॉइंट पढ़ेंगे दैट इज कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट, ठीक है। और इसके लिए हमारा जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन 68, सेक्शन नंबर 68 कैश क्रेडिट। अभी कैश क्रेडिट क्या होता है, जैसे लेट सपोज कि, अच्छा मैं आपको पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज क्लियर कर दूं। मैं एओ की बात करूंगा। एओ मींस असेसिंग ऑफिसर। सर ये कौन होता है, ये सीबीडीटी की साइट से भेजा जाता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में आपको इंक्वायरी करनी है, इसका कोई केस है या ये लग रहा है कि टैक्सी चोरी कर रहा है। तो ऐसे में डिपार्टमेंट की साइट से जो अधिकारी भेजा जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, असेसिंग ऑफिसर बोलेंगे, मतलब एओ बोलेंगे। तो जब मैं एओ बोलूं तो आप समझ जाना मैं असेसिंग ऑफिसर की बात कर रहा हूं, ठीक है, जो सीबीडीटी की साइट से भेजा गया है उस पर्सन की तहकीकात को करने के लिए, ठीक है। अब क्या होता है कि कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके खाते में कई बार क्रेडिट हो रहा होता है, कैश क्या हो रहा होता है, क्रेडिट हो रहा होता है, या फिर उनके बुक्स ऑफ अकाउंट में कैश बार बार क्रेडिट हो रहा है। तो एक टाइम के लिए डिपार्टमेंट वालों को ऐसा फील होगा कि यार इसके बार बार क्रेडिट्स हो रहे, एक बार पूछ ही लेते भाई तुम्हारा बिजनेस किस चीज का है या तुम करते क्या हो जो ये बार बार क्रेडिट हो रहे हैं, क्योंकि तुम रिटर्न वगैरह तो फाइल कर नहीं रहे हो, या तो रिटर्न फाइल कर रहे हो। रिटर्न क्या होता है सर रिटर्न का मतलब होता है कि आप अपनी इनकम की डिटेल सरकार को बता रहे हो, रिटर्न में लिख कर दे रहे हो, ठीक है, उससे बोलते हैं रिटर्न ऑफ इनकम। या तो तुम अपनी सरकार को इनकम बता रहे हो तो सरकार को पता है कि हाँ भाई ये अगर क्रेडिट बार बार इसके खाते में हो रहा है तो ये बंदा ना बिजनेसमैन है, ये बिजनेस करता है, इसलिए क्रेडिट हो रहा है, चलो कोई बात नहीं करने दो इसे। लेकिन तुम रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो और तुम्हारे अकाउंट में बार बार कैश क्रेडिट हो ही जा रहा है, क्रेडिट हो ही जा रहा है, और तुम्हारी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर भी क्रेडिट हो रहा है। तो एक काम करते हैं, चलो ऐसे ही तुम्हें एक नोटिस भेज देते हैं। तुम्हें क्या भेज देते हैं, एक नोटिस भेज देते हैं। नोटिस का मतलब ये नहीं होता सीधा तुम्हें तिहाड़ जेल डाल देंगे। नोटिस का मतलब होता है कि डिपार्टमेंट जानना चाहता है, क्योंकि वो बड़ा कंफ्यूज है कि इतना पैसा कहां से आ रहा है, तो आप थोड़ा क्लैरिफाई कर दो, क्लैरिफिकेशन दे दो, उसका रिप्लाई दे दो। तो डिपार्टमेंट ने आपको नोटिस भेजा। अब उस नोटिस को देखने के बाद आपने जो रिप्लाई भेजा, असेसी ने जो रिप्लाई भेजा, वो रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं था। मतलब यहां पर असेसिंग ऑफिसर को ये डाउट हो गया कि ऐसा फील हो रहा है कि इंसान अपनी इनकम को छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, आपके उस कैश क्रेडिट को वो इनकम डिक्लेयर कर देगा। यानी वो क्या मान लेगा, आपकी उस कैश क्रेडिट को डीम्ड इनकम मान लेगा, और जैसी वो डीम्ड इनकम हो जाएगी यानी वो बन जाएगी अनडिस्क्लोज इनकम, और अनडिस्क्लोज इनकम के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा 78%। ये 78% कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये 78% है, वैसे जो टैक्स होता है वो होता है 60%, लेकिन इसके ऊपर लगता है 25% का सरचार्ज। 25% का लगता है इसके ऊपर सरचार्ज, और सरचार्ज को लगाने के बाद
4% लगता है हेल्थ एजुकेशन सेस HEC। तो इस तरीके से टोटल करते हुए ये बन जाता है आपका 78%। सर हमें ना ये लॉजिक थोड़े क्लियर हुए, 25% सरचार्ज क्या होता है, ये हेल्थ एजुकेशन सेस 4% क्या होता है। दोस्तों थोड़ा सा सब्र रखना, क्योंकि आने वाली क्लास के अंदर मैं आपको यही पढ़ाने वाला हूँ कि टैक्स कैसे निकालते हैं, टैक्स क्या होता है, सरचार्ज क्या होता है, हेल्थ एजुकेशन सेस क्या होता है। बट क्योंकि अभी मेरे इस टॉपिक में इनका जिक्र होना था तो मेरा बताना मजबूरी था। बट प्लीज मैं पहली बार ऐसा बोलूंगा कि अभी इनको थोड़ा सा इग्नोर करके चलो, थोड़े टाइम बाद आपको अपने आप समझ आ जाएगा, आने वाली 1-2 क्लास के ही अंदर, ज्यादा लंबी क्लास है नहीं, 1-2 क्लास के बाद ही मैं इस पर पूरा डिस्कशन करने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस बनाना। बस ये समझो कि नॉर्मली इनकम 30% से टैक्स होती है, बट यहाँ पर टैक्स लिया जा रहा है 78%, क्योंकि इस इंसान ने अपनी इनकम को सुप्रेस छुपाने की कोशिश की है। तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से, कैश क्रेडिट, जो कैश आपके क्रेडिट्स होते जा रहे हैं, आप उनके बारे में सेटिस्फैक्टरी आंसर डिपार्टमेंट को नहीं दे पा रहे हो। दैट्स द मेन रीजन कि डिपार्टमेंट ने उस इनकम को डीम्ड इनकम माना, और डीम्ड इनकम में भी कौन सी, अनडिस्क्लोज इनकम, और टैक्स का रेट आ गया 78%। बोलो क्लियर है एक बात? यस सर बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पर आएंगे। हमारा अगले टॉपिक के अंदर सेकंड पॉइंट आएगा अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, और इसके लिए सेक्शन यूज होगा सेक्शन 69। अब ये क्या होती है, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स। देखिए क्या होता है, जब इंसान के पास पैसा ज्यादा होता है ना, वो टैक्स की चोरी करने की इंटेंशन से काम करता है, तो वो अलग अलग जगहों पर पैसा अपना इन्वेस्ट करता है। उसको ऐसा लगता है सरकार तो पागल है, सारा दिमाग सिर्फ एसएससी के पास है, सरकार को तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। भाई सरकार ने आपके आधार कार्ड को, पैन कार्ड को लिंक ऐसी थोड़ी कराया है। हर जगह मोटी रकम के लिए आधार कार्ड क्यों मांगा जाता है, ताकि डिपार्टमेंट को पता चलता रहे कि आप कर क्या रहे हो, आपके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। कुछ टाइम के बाद वो नोटिस भी भेज देता है कि एक्सप्लेन करो कि पैसा कहां से आ रहा है। अगर वो सेटिस्फाइड है तो बात खत्म है, नहीं है तो भाई आओ पधारो मारे देश तिहाड़ जेल। समझे बात को? तो यही वो है अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स, कि अगर किसी एसएससी ने कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है जिसको वो खुद ही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, और जब हम उसे पूछते हैं तो वो बातों को घुमाने की कोशिश कर रहा है, गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, वो फैक्ट्स को छुपाने की कोशिश कर रहा है, वो फैक्ट्स को मैनिपुलेट तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा है, और ये प्रिटेंड कर रहा है कि उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, जबकि रियलिटी में ये उसकी ही इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसे में डिपार्टमेंट की साइड से ये बोल दिया जाता है कि जितना पैसा तुमने डिस्क्लोज नहीं किया है या जिस पर हमको डाउट है, ये इन्वेस्टमेंट तुम्हारी इनकम मान ली जाएगी, और इनकम अगर है तो वो कौन सी मानी जाएगी, अनडिस्क्लोज इनकम मानी जाएगी, और अनडिस्क्लोज इनकम तुम्हारी 78% से क्या होगी, टैक्स होगी। कितने रेट से होगी बताओ, 78% से तुम्हारी इनकम टैक्स कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये था सेकंड पॉइंट। इसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है, दैट इज अनएक्सप्लेन्ड मनी। क्या आता है बताइए, अनएक्सप्लेन्ड जैसे इन्वेस्टमेंट है वैसे ही अनएक्सप्लेन्ड मनी भी आता है, जिसके लिए हम सेक्शन यूज करते हैं सेक्शन 69A। सेक्शन 69A। अब ये क्या होता है अनएक्सप्लेन्ड मनी? देखिए क्या होता है कि आपके पास जो कैश इन हैंड है, जो आपके व्यापार में पैसा यूज हो रहा है, जो पैसा रखा हुआ है, जो आपके घर में पैसा रखा हुआ है, डिपार्टमेंट अगर आके आपसे ये पूछ दे कि भाई आपके घर में कितना पैसा रखा है, तो नॉर्मली घरों में अगर कुछ पैसा रखा होता है समझ में आता है भैया लिक्विडिटी हर इंसान रखता है। बट आप अपने घर के अंदर 20-20 करोड़ रुपए रखकर बैठे हो, 200-200 करोड़ 500-500 करोड़ रुपए रखकर बैठे हो, और ये कह रहे हो हमें कभी भी पैसों की जरूरत हो सकती है इसलिए हमने रखा। तो भाई 200-200 500-500 करोड़ आपको नहीं लगता ये कौन सी जरूरत है जो आपको सडनली होगी, और आपके पास इतना भी समय नहीं होगा कि आप बैंक जाओ और वो पैसा बैंक में ना रख के घर में कहीं आप छुपा के रखे हो, आपने कहीं सीलिंग फैन में छुपा रखा है, बेड की बेडशीट के अंदर छुपा रखा है, बेड के गद्दों के अंदर, रोई के अंदर पैसे भरे पड़े हैं, जो गाड़ी की सीट है उसके अंदर, पेट्रोल टैंक के अंदर पैसे अपने पन्नी में डाल के रखे। मतलब इतने सारे तरीके गवर्नमेंट देख पाती है कि लोग चोरी करने के लिए इस हद तक पहुंच जाते हैं। टाइल के नीचे आपने जगह बना रखी है, उसके अंदर पैसा आपने छुपा छुपा के रखा हुआ है। तो भाई इतनी लिक्विडिटी तुमने रखी, जरा हमको ब्यौरा डिटेल बता दो कि ये पैसा कहां से आया। देखो सरकार सीधा आपको पकड़ेगी नहीं, सरकार पहले आपसे पूछेगी, अगर वो आपके रिप्लाई से संतुष्ट हो जाती है, सेटिस्फाइड हो जाती है, तो बात खत्म हो जाती है। सेटिस्फाइड नहीं होती है तो उस केस में उस इनकम को अनडिस्क्लोज इनकम मान के 78% से टैक्स कर दिया जाता है। बाकी आपकी खातिरदारी जेल में अलग से होगी। क्या सर, खातिरदारी? यस खातिरदारी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा पैसा जिसके बारे में आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो, अनएक्सप्लेन मनी है, ना ही उसका कहीं कोई रिकॉर्ड है, बस वो कैश के फॉर्म में आपके पास रखा हुआ है जो पकड़ा गया है, तो ऐसी इनकम को हम अनडिस्क्लोज इनकम मान के टैक्स कर देंगे 78% से, ठीक है। इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट आता है
amount of investment not fully disclosed in books of account, और इसके लिए सेक्शन यूज होता है 69B, सेक्शन नंबर 69B, ये सेक्शन यूज होता है। अब ये क्या है, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज इन बुक्स ऑफ अकाउंट। इसका मतलब ये होता है कि आपने कुछ ऐसे अमाउंट, कुछ ऐसा पैसा जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में आपने पूरी तरीके से मेंशन नहीं किया है, जबकि रियलिटी में उसको मेंशन करना चाहिए था। भाई मैं मेरे बिजनेस को 10 लाख रुपए में शुरू कर रहा हूँ और मैंने उस 10 लाख का प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं दिखाया, मैंने सिर्फ रिकॉर्ड 6 लाख का दिखाया। तो जो तुमने 4 लाख का रिकॉर्ड नहीं दिखाया, अपने बुक्स अकाउंट में प्रॉपर एंट्रीज मेंटेन नहीं किए, तो आखिर ऐसा क्यों किया? अगर तुमने कोई एंट्री मेंटेन नहीं किए, जो 4 लाख की एंट्री तुमने नहीं डाली, तुम नहीं बता पा रहे हो, इट मीन्स कि वो तुम कहीं ना कहीं फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हो। सो दैट इज इन सच केसेस उस 4 लाख को जो तुम नहीं बता पा रहे हो, जो पूरी तरीके से आपने अपने बुक्स अकाउंट में मेंशन नहीं किया है, तो उसको हम अनडिस्क्लोज इनकम मान के 78% से क्या कर देंगे, टैक्स कर देंगे। 78% से क्या कर देंगे बताओ, टैक्स कर देंगे। तो वही बात है, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट जो पूरी तरीके से डिस्क्लोज मतलब होता है दिखाना, नहीं दिखाई आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो एज पर सेक्शन 69B हम इसको डीम्ड इनकम मान लेंगे और 78% से टैक्स कर देंगे। मात्र 22% आपकी जेब में डाल देंगे और प्लस खातिरदारी वो अलग होगी। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 है अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। अब ये अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर के लिए क्या बात हो रही है, पहले मैं आपको सेक्शन बता दूं। इसका जो सेक्शन है वो 69C है, सेक्शन नंबर 69C। अभी अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है, जैसे तुमने अलग अलग जगह पर पैसा खर्च किया है, ठीक है, तुम्हारे पास हजारों एसी लगे पड़े हैं घर के अंदर, ऑफिस के अंदर 2000 एसी लगे पड़े हैं, तुमने इतने महंगे महंगे आइटम खरीदे हुए हैं, तो भाई तुम इतना खर्चा पानी कर रहे हो, तुम घूमने में जा रहे हो, फॉरेन टूर भी कर रहे हो, पता नहीं कितना तुम पैसा नाप शनाप खर्च कर रहे हो, तो भाई हमें भी तो बता दो कुबेर का खजाना तुम्हारे पास कहाँ से आया और कैसे आया। अगर तुम उसको नहीं बता पाए, अनएक्सप्लेन, जब पूछा तो मुंह में करते रह गए, बोल ही नहीं पाए, सर डिपार्टमेंट पूछती रहेगी ये पैसा कहाँ से आया, लेकिन आप नहीं बोल पा रहे, जबान नहीं खोल रही है, हैप्पी डेंट वाइट खिला रहे तो भी नहीं खोल रही है, इसका मतलब है कि वो कमाई तुम्हारी 2 नंबर की कमाई है। इसका मतलब वो तुम्हारी इनकम मान ली जाएगी, वो भी कौन सी, अनडिस्क्लोज्ड इनकम। क्या मानी जाएगी, अनडिस्क्लोज्ड इनकम, जिसको टैक्स किया जाएगा 78% से। कितने से बताओ, 78% से। ठीक है, इसके बाद पॉइंट नंबर 6, अमाउंट बोरोड। अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी, रीपेड ऑन हुंडी। सेक्शन है इसका 69B, सेक्शन नंबर 69B। अब ये क्या होता है, देखिए ऐसा होता है कि आप जब कहीं से पैसा उधार लेते हो, पैसा बोरो उधार लेते हो, ठीक है, और आप उसको पे कर रहे हो, या आपने उधार तो लिया, अब हम आपसे पूछ रहे हैं भाई तुमने ये उधार कहाँ से लिया, लेकिन तुम उस चीज़ को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो। और अगर तुमने उधार लिया और तुमने पे किया, बट पेमेंट करते वक्त तुमने बैंकिंग मोड यूज नहीं किया, तुमने कैश मोड यूज किया या अदर देन बैंक मोड यूज किया, तो ऐसे केस में कहीं ना कहीं तुम फ्रॉड हो, तुम्हारे दिल में चोर है। क्योंकि दिल में चोर ना होता तो तुम बैंक ट्रांजेक्शन करते, बैंकिंग चैनल मोड यूज करते, ऑनलाइन पे करते, ताकि उसका रिकॉर्ड तुम्हारे बैंक में होता। कल को फ्रॉड होता तो तुम बता तो पाते, देखो तुमने बैंक से ट्रांसफर किया, उसकी ट्रांजेक्शन आईडी है। कैश की कहीं कोई ट्रांजेक्शन आईडी नहीं होती। कैश में वही लोग ज्यादातर काम करते हैं जिनकी 2 नंबर की कमाई होती है, सरकार को वो बताना नहीं चाहते। तो भाई तुमने कोई अमाउंट बोरो किया या उसको रीपे किया हुंडी के अंदर, हुंडी मतलब अदर देन कैश मोड से आपने किया, तो तुमने कैश मोड क्यों नहीं यूज किया, सॉरी बैंकिंग मोड यूज क्यों नहीं किया, तुमने कैश मोड क्यों यूज किया, क्योंकि सरकार को पता ना चले। और अब सरकार को पता चल चुका है, तो अब तुम्हारी ऐसी रीपेमेंट को या ऐसी बोरोइंग्स को क्या मान लेंगे, अनडिस्क्लोज इनकम मान लेंगे। और अनडिस्क्लोज इनकम मान के वो तुम्हारी इनकम 78% से क्या कर दी जाएगी, टैक्स कर दी जाएगी।
बोलो ये बात समझ आ रही है। तो ये सारी हमने पढ़ ली अपने पास अनडिस्क्लोज इनकम, यानी वो इनकम जिसको अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किया तो सरकार कहीं ना कहीं से उसके बारे में पता लगा लेगी और पता लगाने के बाद वो आपका 60% से टैक्स कर देगी, लेकिन साथ में 25% का लगता है सरचार्ज और 4% का लगेगा हेल्थ एजुकेशन सेस। तो इन सबको अगर मैं 60 का 25% निकालूं 15 आता है, 60 प्लस 15 75 होता है, 75 में 4% HEC जोड़ूंगा तो ये 78% बनेगा। इस तरीके से 78% की ट्रोनोलॉजी है। बोलो समझ आई बात। तो मुझे लगता है यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, और अगर कोई डाउट है भी तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख देना, मैं उसका रिप्लाई तुरंत के तुरंत आपको दे दूंगा जितना जल्दी हो पाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, दैट इज इंडिया। सर इंडिया मतलब क्या? देखिए इंडिया को भी डिफाइन किया गया है। अगर मैं आपको बोलूँ ना, इनकम टैक्स के अंदर हर चीज़ को डिफाइन किया जाता है, चाहे वो कोई ना कोई चीज़ हो। यानी कि अगर हमने डिफाइन नहीं किया होगा ना तो कल को कोर्ट में क्या आ जाएंगे, डिफरेंट केसेस आ जाएंगे। तो डिफरेंट केस ना, इसलिए सरकार हर चीज़ को ना पहले से ही एक्सप्लेन करके चलती है जिससे कोई दिक्कत ना आए। तो अभी क्या है कि जो हमारा इनकम टैक्स है वो इंडिया पर एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर इंडिया का मतलब क्या होता है, इंडिया का मतलब क्या है, तो इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 25A के अंदर। दैट इज व्हाट इज इंडिया। इंडिया क्या है इनकम टैक्स की नजरों में, इनकम टैक्स की नजरों में इंडिया क्या है। और हम अच्छे से जानते हैं कि जो हमारा इनकम टैक्स है वो इंडिया पर एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है दैट व्हाट डू यू मीन बाय इंडिया, कि इंडिया से आपका क्या मतलब है। तो अब हम बात करेंगे इंडिया, क्योंकि जो चीज इंडिया है उसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। जो चीज इंडिया है उसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। जो चीज इंडिया है उसके ऊपर क्या लगेगा, इनकम टैक्स। तो इंडिया जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इंडिया को देखो किस तरह से एक्सप्लेन किया है। तो इंडिया में सबसे पहला पॉइंट आ रहा है, इंडिया मींस टेरिटरी ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल नंबर 1 of the Indian Constitution, भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 1 में जो इंडिया है, इंडिया दैट इज भारत, उसको जैसा डिफाइन किया गया है, सरकार ने CBDT ने भी इंडिया का मीनिंग वही निकाला है जो भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 1 में दिया गया है। बोलो क्लियर है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आर्टिकल नंबर 1 में इंडिया को क्या लिखा गया है। ये आप चाहे गूगल करो, कुछ करो, मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ये चीज आपसे चाहिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या बोला, इंडिया क्या है। इंडिया मतलब कि जो आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को डिफाइन किया गया उसी को हम भारत बोलते हैं। पॉइंट नंबर 1 ये हुआ। पॉइंट नंबर 2 है हमारा टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, जिसको TWI बोलते हैं, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, एंड सबसॉइल ठीक है। टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया एंड सबसॉइल अंडरलाइंग, ठीक है, सबसॉइल अंडरलाइंग सच वाटर। सर ये क्या नई चीज आप बता रहे हो हमें। देखिए क्या होता है कि जो हमारी टेरिटरी होती है ना, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, सर ये क्या होता है। देखिए टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया क्या होता है, आप ऐसे समझिए कि जो पानी होता है ना, जो हमारे इंडिया की जो बेस लाइन है वो तो हमको समझ में आ रही है। मैं इसको ना थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। चलो यहाँ पर कर देता हूँ। देखिए ये ना मैं एक मैप बना रहा हूँ, प्लीज कोई हंसेगा नहीं, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैं एक मैप ड्रॉ कर रहा हूँ, और भाई प्लीज हंसना नहीं, ठीक है। ये हमने इंडिया का मैप बना दिया, प्यारा भारत, ठीक है। ये जो भारत की जो लाइन है, कोस्टल लाइन है, इसके अंदर जो है वो सब क्या है, भारत है। लेकिन समुद्र में भी भारत कहां तक है, तो देखिए समुद्र में जो डिस्टेंस नापी जाती है ना, ध्यान से सुनना सभी लोग, समुद्र में जो डिस्टेंस नापी जाती है वो नॉटिकल माइल्स में नापी जाती है, NM बोलते हैं। जैसे लैंड पे किलोमीटर्स में नापी जाती है, मीटर्स में नापी जाती है, वैसे पानी के अंदर जो डिस्टेंस नापी जाती है वो नॉटिकल माइल्स के अंदर नापी जाती है। और एक नॉटिकल माइल में 1.853 किलोमीटर्स होते हैं, सॉरी 1.852 किलोमीटर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर्स, ठीक है। तो 12 नॉटिकल माइल
माइल्स तक का जो समुद्र है इसको बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, TWI। क्या बोलते हैं इसको? टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। तो 12 नॉटिकल माइल तक का जो टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया है ना, इसके ऊपर अगर कोई भी आप इनकम जनरेट करते हो तो उसका आपको इनकम टैक्स भारत में ही देना पड़ेगा। और यही नहीं, इस समुद्र के पानी के नीचे अगर आप कोई व्यापार करो, सर एक मिनट, ऊपर तो चलो शिप्स निकल रही हैं उनसे व्यापार हो रहा है, हमें समझ में आ रहा है, लेकिन इसके अंदर कैसे व्यापार हो रहा है? अरे ऑयल की माइनिंग की जा रही है, खनिज पदार्थ वगैरह निकाले आ रहे हैं, तो समुद्र का जो तल है ना, 12 नॉटिकल माइल तक का जो तल है वो भी हमारा ही माना जाएगा, और उसके अंदर जो भी इनकम कमाएंगे उसके ऊपर भारत सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक चाइनीज कंपनी आई, उसने कहा कि हमें तुम्हारे इस 12 नॉटिकल माइल के अंदर एक खुदाई करनी है और खनिज पदार्थ निकालने हैं। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको इस चीज का ठेका दे देते हैं, लेकिन इससे जो भी तुम्हें इनकम होगी उसका टैक्स तुम्हें भारत सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि तुम इंडिया के अंदर ये काम कर रहे हो और तुम्हारी इनकम जो कमाई गई है वो इंडिया में ही टैक्स होगी। बोलो समझ रही बात? तो वही लिखा है टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। ये तो क्लियर हो गया ना, 12 नॉटिकल माइल तक को टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। एंड सब सॉइल अंडरलाइंग सच वाटर, और इसके अंदर की जो सॉइल है, ये जो पानी है या कोई भी खनिज पदार्थ जो कि इसके अंदर पाया जा रहा है, वो सब पर होने वाली इनकम भारत में टैक्स की जाएगी, और इसी को इंडिया बोला गया है, ठीक है। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स क्या होते हैं? भारत में आपने सुना होगा लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है और जो लक्षद्वीप आइलैंड है, ये जो आइलैंड है, ये सॉइल है ना, जो किस पर खड़ी है? पानी पर खड़ी है। ये आइलैंड भी हमारे ही इंडिया के पार्ट माने जाते हैं, यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स जो होती है वो हमारी भारत की ही टेरिटरी मानी जाती है, ठीक है। इसके बाद आपका पॉइंट नंबर 4, दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। सर ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है? देखिए ऐसा होता है कि जब हम मॉल्स में जाते हैं तो हमको सब चीज़ें एक जगह मिल जाती है ना, चाहे हमें शूज़ लेने हो, चाहे शेरवानी लेनी हो, चाहे मुझे खाना पीना हो, एक अच्छे से कैफ़े में जाना हो, स्टारबक की कॉफ़ी पीनी हो, बच्चों के लिए खिलौने लेने हो, वो एक मॉल के अंदर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बहुत सारे होते हैं और आपको हर चीज़ एक ही रूफ के अंदर मिल जाती है। तो इससे आपको आसानी होती है, आपको अलग अलग जगहों पर जाने की ज़रूरत नहीं होती, आपकी टाइम एनर्जी सब कुछ सेव हो जाता है मॉल के अंदर जाने से। यही कॉन्सेप्ट जरा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ने अपनाया हुआ है कि अगर हम भारत से बाहर माल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो अगर उनके लिए हमें जो जो चीज़ों की ज़रूरत है अगर वो अलग अलग जगहों पर होंगी तो इससे हमारा टाइम और मैनेजमेंट दोनों खराब हो जाएगा। तो ऐसे में एक काम करते हैं, इन सभी चीज़ों को हम एक जगह कर देते हैं और एक ऐसा इंडस्ट्रियल हब एरिया बना देते हैं जहां पर हमको हमारे रॉ मटेरियल की भी सप्लाई तुरंत के तुरंत होती रहेगी और उससे रिलेटेड जो सर्विसेज है, एंसिलरी सर्विसेज, वो भी सब एक जगह पर मिल जाए, जिससे हमारा टाइम, एनर्जी और मनी तीनों चीजें सेव हो, सो दैट हम उससे बनाए प्रोडक्ट को आगे फर्दर कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर पाए। तो एक ऐसा एरिया जहां पर ये सारी सुविधाएं इंडस्ट्रियलिस्ट को दी जाती है उसको बुलाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो सिर्फ जरूरी नहीं कि हमारे भारत में हो, भारत के अलावा भी हमारी कई कंट्रीज में EEZ हो सकते हैं, वो भी हमारे भारत का ही पार्ट माना जाता है, यानी उसके ऊपर जो इनकम आप कमाएंगे उसके लिए आपको भारत में ही अपना इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 आपका, दैट इज एनी अदर स्पेसिफाइड मैरीटाइम जोन एंड एयर स्पेस above its territory। और ये सारी चीजें हो रही हैं मैरीटाइम जोन एक्ट 1976 के अंदर। अब ये क्या चीज लिखी सर आपने? देखिए मैरीटाइम जोन होता है, जैसे हमारे जो इंडिया है
इंडिया के आसपास के जो थोड़े बहुत इलाके हैं वो भी हमारे भारत के कवर होते हैं, जैसे 12 नॉटिकल माइल है। और जानते हो इनके ऊपर का जो एयर स्पेस है ना, जो हवाई है, तो जो हवाई जहाज वगैरह उड़ रहे हैं उनसे जो इनकम हो रही है वो भारत में टैक्स होगी। जो हमारी धरती है, धरती से लगी हुई जो हमारी पानी की जगह है वो भी भारत है, और इसके ऊपर का आसमान एयर स्पेस वो भी भारत का ही माना जाता है। और वो जो एक्ट है वो हमारा कहलाता है मैरीटाइम जोन एक्ट 1976, उसमें ये बातों का जिक्र कर रखा है। ये सब हमारा भारत माना जाता है, और जो चीज भारत है उसका टैक्स भारत में आपको देना पड़ेगा। वैसे हम इसको सेक्शन 7 स्कोप ऑफ टोटल इनकम में पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, ठीक है। फिलहाल अभी मैंने आपको भारत की डेफिनेशन बता दिया। इससे क्या हुआ, आपको ये समझ आएगा कि इनकम टैक्स में भारत की जो डेफिनेशन है वो क्या है। और मैंने आपको पहले क्लियर किया था कि डेफिनेशन सारी सेक्शन 2 में गिवन होती है। बोलो क्लियर है। चलिए, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, देखिए आज की क्लास में हमने ये पढ़ा कि जो हमारा चार्जिंग सेक्शन था इसके अंदर जो प्रीवियस ईयर वाली ये बात बोली थी, प्रीवियस ईयर, ये प्रीवियस ईयर क्या होता है। तो हमने क्या पढ़ा, प्रीवियस ईयर वो साल होता है जिस साल हम अपनी इनकम को कमाते हैं, और जब हम उसका टैक्स पे करते हैं वो होता है अगला साल, जिसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। लेकिन जो प्रीवियस ईयर है वो एक साल का कुछ केस में नहीं होता, वो एक केस है जब कोई नया सेटअप हम बिजनेस का करते हैं तो उस साल वो पूरा एक साल नहीं माना जाता है, ठीक है। ये उसकी एक एक्सेप्शन हो गई। जनरल रूल ये कहता है कि जो प्रीवियस ईयर है और असेसमेंट ईयर दोनों अलग अलग होते हैं। अगर हमारा प्रीवियस ईयर 24-25 है तो उसका असेसमेंट ईयर 25-26 होगा। लेकिन कुछ केसेस के अंदर क्या होता है, जो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों सेम मान लिए जाते हैं। मैंने आपको इसके 5 केस बताए थे, आपको याद होगा कि अगर एक नॉन रेजिडेंट शिप है जो भारत में आई है व्यापार करने के लिए, हम उसको क्या बोलते हैं कि आपको इसी साल टैक्स पे करना पड़ेगा, आप असेसमेंट ईयर में टैक्स पे नहीं करेंगे, आप अभी के अभी पे करेंगे। कोई इंसान अगर भारत को छोड़कर जा रहा है और वो वापस कभी भी नहीं आएगा, ऐसे विचार से वो जा रहा है, तो उससे हम टैक्स तुरंत के तुरंत वसूलवा लेंगे। इसके बाद आपने सुना होगा कोई बिजनेस आप अपना डिसकंटिन्यू कर रहे हो, कोई एओपी बीओआई आपने फॉर्म की है और अब उसे आप बंद करने के लिए जा रहे हो, ठीक है। तो ये वो केसेस थे जहां पर आपका प्रीवियस और असेसमेंट ईयर दोनों सेम मान लिए जाते थे। फिर हमने अपने पास अगला कॉन्सेप्ट ये पढ़ा था कि अनडिस्क्लोज मनी, कि अनडिस्क्लोज इनकम्स कुछ हम मान लेंगे और उसके ऊपर तुम्हारा टैक्स लगेगा 60% प्लस 25% सरचार्ज प्लस 4% हेल्थ एजुकेशन सेस, तो टोटल हुआ ये 78%। तो इन केसेस के अंदर क्या होगा, आपके इनकम को हम मान लेंगे और अनडिस्क्लोज इनकम मान के उसको हैवी टैक्स करेंगे। फिर हमने अपने पास क्या पढ़ा कि इंडिया की डेफिनेशन क्या होती है, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 25 ए के अंदर इंडिया को डिफाइन किया गया। ये सब आज की क्लास के अंदर हमने किया। और गाइस अगर आपको ये वाले नोट्स चाहिए तो ये सब हमारे हैंड रिटन नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रो टैक्स अड्डा पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा सेशन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप अपना कमेंट सेक्शन यूज कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई आपको दूंगा। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon so that you notify all the time when I post new video on this channel. So guys मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।